ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें या फिर एक ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक जो है वो रिलेटिव मोशन रखे, मतलब कि यहाँ पे या तो स्लाइडिंग हो सकती है या फिर स्लाइडिंग नहीं हो सकती, और वही केस अपने को चेक करना होगा कि स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी। वेलकम टू जीमेक। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फ्रिक्शन इन टू ब्लॉक्स। ठीक है, तो जो हमारे दो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा, किस केस में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इनकी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन होता क्या है बच्चों? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करे। इट मींस अगर सपोज ये दोनों कोई सरफेस है, ठीक है, तो अगर इस नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला सरफेस अगर आगे की साइड मूव करता है तो इस ऊपर वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाली बात हुई हमारे फ्रिक्शन की कि फ्रिक्शन क्या करता है, या तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा या फिर जहां पे मोशन की टेंडेंसी होगी, जहां पे मोशन होने वाला होगा उसका अपोज करेगा। इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम अपने पास आती है इस टाइप के केसेस में जब हमारे पास दो ब्लॉक है और हमने इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक पे कोई फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज ये हमारे पास m1 एंड m2 मास के कोई दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो नीचे वाली सरफेस है ये सपोज अभी स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है म्यू। ठीक है, अब सपोज हमने यहाँ पे एक ब्लॉक पे हमने कोई फोर्स एक्सर्ट किया F। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैंने इस m1 मास पे फोर्स एक्सर्ट किया तो m1 मास इस m2 के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा। ठीक है, और अगर m1 मास आगे जाने की टेंडेंसी रखता है इट मींस ये m2 उसको बोलेगा कि नहीं नहीं तू पीछे आ जा। ठीक है, तो जब ये m1 मास को आगे जाने से रोकेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा क्या वो बच्चों इस अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए? बिल्कुल सर, यही होगा। अच्छा, अगर m1 पे फोर्स लगा इन अपोजिट डायरेक्शन इसके मोशन के पीछे, तो इसका मतलब इस m1 ने m2 पे भी फोर्स लगाया होगा। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन में भी क्या होगा बेटा? एक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जितना फोर्स m1 पे लगा सेम उतने अमाउंट का फोर्स लगेगा m2 पे, और यहाँ पे इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही m2 जो मास है वो आगे की साइड मूव कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो m2 जो है वो तो अपनी जगह पे रहता, m2 पे तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, बट यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही फ्रिक्शनल फोर्स इस m2 ब्लॉक को आगे की साइड मूव कर पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना बेटे, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हैं। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो ओनली कैपिटल F है, तो इस कैपिटल F की वजह से इन दोनों मास का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर उस एक्सेलरेशन की वैल्यू में कैलकुलेट करूं, सपोज ये दोनों मास a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है। क्या क्या कंडीशन सर? कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, ठीक है, या फिर एक ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक जो है वो रिलेटिव मोशन रखे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे या तो स्लाइडिंग हो सकती है या फिर स्लाइडिंग नहीं हो सकती, और वही केस अपने को चेक करना होगा कि स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी, और अगर ये हमने चेक कर लिया कि स्लाइडिंग है या नहीं तो फिर उसके बाद हमारे लिए एकदम ईजी हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। देखिए कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कॉमन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा कॉमन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F और मास है हमारे पास टोटल सिस्टम का m1 प्लस m2, तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू F अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा कुछ होना चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो अपने को नहीं मालूम। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हो सकती है, लेकिन किस केस में कितनी होगी वो अपने को अभी नहीं मालूम, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पे इस m1 मास की वजह से होगा और उसका जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है वो म्यू है, तो क्या ये इसकी वैल्यू यहाँ पे म्यू m1g इतनी हो गई? बिल्कुल सर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हुई। अब अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो m2 मास है क्या उसका ये a एक्सेलरेशन पॉसिबल है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अगर मैं बात करूं m2 मास की,
ठीक है, सपोज ये m2 मास है। अच्छा, ये m2 मास आगे किस वजह से मूव कर रहा है? इसको मूव करवाने वाला फोर्स कौन सा है? क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाया? नहीं सर, हमने तो यहाँ पे m1 पे फोर्स लगाया था, बट इस m1 का जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो इस m2 को आगे की डायरेक्शन में ले जा रहा है। मतलब कि इस m2 पे ओनली एक ही फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये m2 जो ब्लॉक है वो आगे की साइड मूव कर रहा है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अभी हमने क्या माना कि दोनों सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब कि दोनों जो सिस्टम है, दोनों जो ब्लॉक है वो एक साथ मूव कर रहे हैं। इट मींस इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, अब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से अगर एक्सेलरेशन ए होगा तो क्या बच्चों इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू m2a होनी चाहिए? बिल्कुल सर, यही होनी चाहिए, और यही हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है या नहीं है। चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए सपोज हमारे पास ये दो ब्लॉक्स हैं 10-10 kg के, ठीक है, एंड यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इज 0.5 न्यूटन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बोला था हमने? सबसे फर्स्ट स्टेप ऐसा करते हैं कि इनका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दें। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन, एंड म्यू इज 0.5, और क्या बच्चों एन की वैल्यू 100 न्यूटन है? बिल्कुल सर, यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 100 है, तो हमारा फ्रिक्शनल जो फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इन दोनों ब्लॉक के बीच में, वो आ गया 50 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या सपोज किया, हमने मान लिया ऐसा कि दोनों जो ब्लॉक है वो एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो सपोज दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और कहने का मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा ये हमने माना है बच्चों, है ना, ये हमें अभी मालूम नहीं है कि स्लाइडिंग हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, और अगर स्लाइडिंग नहीं होगी तो ये ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये वाला ब्लॉक भी सेम उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो वो जो कॉमन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो कैसे 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 कैलकुलेट करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सटर्नल फोर्स इज 50 न्यूटन एंड टोटल मास इज 10 + 10, इट मीन्स 20, मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया, जो कि कॉमन एक्सेलरेशन है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम उस ब्लॉक के पास जाएंगे जिसका सहारा केवल फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला ब्लॉक है, नीचे वाला 10 kg जो ब्लॉक है, अच्छा इसको ए और बी नाम देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैंने इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। अब जो बी ब्लॉक है वो केवल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आगे मूव कर रहा है, और अगर ये ओनली फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आगे मूव कर रहा है, तो अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूं तो क्या बी ब्लॉक पे जो मास है, बी ब्लॉक का जो मास है, क्या वो 10 kg है? और इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए बच्चों? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी ब्लॉक जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है ओनली फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो मैंने कंसीडर किया है, उसके अकॉर्डिंग इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 2.5, मतलब कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पे 25 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक को 10 kg ब्लॉक को इस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब क्या जितने रिक्वायरमेंट है उतना फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है? तो चेक करते हैं। देखो, क्या हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन निकाला हुआ है? बिल्कुल सर, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब 50 न्यूटन है तो ये अवेलेबल फोर्स है जितना कि हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल हो सकता है, और हमें रिक्वायर तो उससे कम ही है। और जब कम ही रिक्वायरमेंट है इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो 25 न्यूटन है, और हमारे पास कोई स्लाइडिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, और दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमने केस कंसीडर किया था वो केस सही है, और अगर ये करेक्ट है, दोनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए सेकेंड केस की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम है, बस हमने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होता है।
अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाई तो सबसे पहली स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम वही होगा बच्चों जो पहले था, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। क्यों? क्योंकि हमने वही ब्लॉक रखे हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट भी वही है, बस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू चेंज हुई है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू चेंज हुई है तो उससे जो हम सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वो कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड अपनी स्टेप वही, कौन सी स्टेप कि सर हम इन दोनों को एक साथ मूव करता हुआ मानेंगे, मतलब कि हम कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेट कंसीडर करेंगे, है ना। ऐसा पॉसिबल, ऐसा होगा या नहीं होगा ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बोल देता हूं मैं, ठीक है, कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स विच इज 101 न्यूटन एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 20 kg, ठीक है। तो क्या यहाँ से बच्चों ये हमारे पास 5.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना निकल के आया, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा 10 kg ब्लॉक है जिसको ओनली फ्रिक्शनल फोर्स मूव करवा रहा है उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या इतना फोर्स तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है इस एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, है ना। फॉर, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। तो फॉर ब्लॉक बी, देखो ब्लॉक बी के लिए 10 kg का ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 5.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, इस केस के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होनी चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी है 5.05, ठीक है। तो क्या बच्चों इसकी वैल्यू 50.5 न्यूटन ये निकल के आई, बिल्कुल सर यही निकल के आई। लेकिन जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट किया था वो तो 50 न्यूटन है, और इस 10 kg ब्लॉक को आगे की साइड मूव करवाने के लिए, इस एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए मुझे 50.5 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे इसको आगे ओनली फ्रिक्शनल फोर्स ही ले जा रहा है। तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 50 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं सर, यहाँ पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन है और जो हमारा फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स जो हमने ये केस कंसीडर किया है, कौन सा केस, कि वहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, वो हमने गलत कंसीडर कर लिया। मतलब कि वहाँ स्लाइडिंग हो रही है, एक ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने जो अजम्पशन लिया था उससे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, मतलब कि यहां पे जो स्लाइडिंग है वो होगी, ठीक है। अब स्लाइडिंग होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं बच्चों, सब किया हुआ है आपने पहले, है ना। एफबीडी बनाना जानते हो, बिल्कुल मालूम हो गया एफबीडी बनाना, तो है ना। तो क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक का एफबीडी बना देंगे। ये ए ब्लॉक हो गया और ये बी ब्लॉक हो गया। हमारे पास दिक्कत एक ही तो थी, फ्रिक्शन आया था बस नया, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में तो हमने सब कुछ कर ही लिया कैलकुलेट। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, अब मोशन होने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और यहाँ पे मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अलग से कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है। इट मीन्स जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वही हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी बच्चों 50 न्यूटन, ठीक है। तो इस ए ब्लॉक पे हमने एक फोर्स तो लगाया है 101 न्यूटन का, और इस ए ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, विच इज फ्रिक्शनल फोर्स, विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन और विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो 10 kg ब्लॉक है उस पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ये भी हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। बस अब यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ही काम है अपना, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है 101 माइनस 50, मतलब कि 51 इक्वल टू मास है हमारे पास 10, और एक्सेलरेशन हमने इसका मान लिया सपोज a1 और इसका एक्सेलरेशन मान लिया a2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से a1 आ गया सर यहाँ पे 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, डायरेक्ट लिख दे क्या,
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना है 50 न्यूटन अपॉन मास है 10, तो एक्सेलरेशन हो गया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हम 2 ब्लॉक सिस्टम को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।